आपका स्वागत है स्टार क्लासेस पॉइंट में। और अभी हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास। तो इतिहास की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं, भाई इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या होता है, तो इसकी परिभाषा है, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों एवं उपलब्धियों का उल्लेख या फिर वर्णन होता है। किस तरीके से? इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों का उल्लेख होता है। उपलब्धियों का उल्लेख होता है। ये परिभाषा दी थी रेन ने। अब अपन इस परिभाषा को समझते हैं कि किस तरीके से इतिहास बनता है। तो जैसे अपन ने बात की मनुष्य की, ठीक है, उसके द्वारा जो कार्य किए गए, उन कार्यों के द्वारा उसे जो अचीवमेंट्स मिला यानी उपलब्धि मिली, उसका जो वर्णन होता है उसे अपन इतिहास कहते हैं। किस तरीके से? जैसे अपन बात करते हैं 2020 की, ठीक है, जैसे अभी थोड़े दिन के बाद रिजल्ट आने वाले हैं, तो उन रिजल्ट्स में अपन क्या लिखते हैं, जैसे कि 12th क्लास के अंदर, ठीक है, रोहित वर्मा ने 90% अंक प्राप्त करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इतिहास रचा। ठीक है, और अपने वो फ्लेक्सो में दिखाई देता है, लिखा हुआ होता है कि उस बच्चे ने इस बोर्ड परीक्षा के अंदर इतिहास रचा। तो एक शब्द लिखा हुआ होता है वहां पे, इतिहास रचा। तो उस समय के लिए क्या हो गया, इतिहास हो गया। अर्थात 2020 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर रोहित वर्मा की रैंक कौन सी है, फर्स्ट है। तो वो उसके लिए क्या हो गया, उस समय के लिए वो इतिहास हो गया। दूसरी परिभाषा लेते हैं अपन, इतिहास दर्शन है जो उदाहरणों के द्वारा ज्ञान प्रदान करता है। उदाहरणों के द्वारा ज्ञान प्रदान करता है। यह परिभाषा दी थी शेख अली ने। यह परिभाषा दी थी किसने? शेख अली ने। अब अपन बात करते हैं दर्शन, ठीक है, जो संस्कृत की दर्श धातु से बनता है और जिसका अर्थ होता है देखना। अब अपन लेते हैं कोई एग्जाम्पल, अर्थात किसी भी अपन प्लेस को देखते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी भी स्मारक को देखते हैं, दर्शन का मतलब देखने जाते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित अपने को जरूर कुछ न कुछ क्या मिलती है, जानकारी उससे मिलती है, अर्थात ज्ञान मिलता है। तो अपन उसे भी इतिहास कहते हैं। जैसे अपन अब इस परिभाषा को समझेंगे, जैसे अपन ने उदाहरण के लिए लिया है, उदाहरण लिया है ताजमहल। अर्थात अब अपने को क्या देखने जाना है, ताजमहल। अब वहां पे जाने से पूर्व की जानकारी, यानी अपन कैसे पहुंचेंगे वहां पे। तो सबसे पहले अपने को, यदि अपन विश्व के संदर्भ में इस क्वेश्चन को उठाते हैं, तो ताजमहल विश्व के संदर्भ में कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप के किस देश में है, भारत में। और भारत के किस स्टेट में है, यूपी में। और यूपी के किस जिले में है, आगरा जिले में। आगरा जिले में किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो कुल मिला के वहां जाने से पहले अपने सामने, यानी वहां जाने से पहले की जानकारी हो गई कि ताजमहल एशिया महाद्वीप में स्थित है विश्व के संदर्भ में, फिर भारत में है, और भारत के किस राज्य में है, यूपी राज्य में है। यूपी राज्य के किस जिले में है, आगरा जिले में है। और आगरा जिले में किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब अपन पहुंच गए किसके पास, ताजमहल के पास पहुंच गए। अब अपन ताजमहल के पास जाने के बाद वहां अपने को कौन सी जानकारी मिलेगी, जैसे वहां अपन नॉर्मल जानकारी की बात करते हैं, तो ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसने ताजमहल बनवाया, जो उसकी प्रिय पत्नी थी। अब बात करते हैं इसके वास्तुकार, डिजाइनर, यानी अर्थात इसका इंजीनियर कौन सा था। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था रेलवे में एक बार। तो इसका वास्तुकार है उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी,
ये ताजमहल के वास्तुकार थे। दो क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज होती है कि ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया, और किसने बनाया, तो किसने बनाया, उस्ताद ईसा का, वो उस्ताद अहमद लाहौरी उसके क्या थे, कारीगर थे, वास्तुकार थे, उनके सहयोग से ये ताजमहल बना। अब यहाँ पे अपने सामने कंपटीशन की दृष्टि से ये परिभाषा वगैरह ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं थी। जो अपन ने ये समझा कि ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के किस देश में स्थित है, भारत में, भारत के किस राज्य में, यूपी में, यूपी के किस जिले में, आगरा में, आगरा में किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। तो ये 4-5 क्वेश्चन हो गए। फिर सबसे इंपोर्टेंट बात है कि किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। क्यों बनवाया था, अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। और इसके वास्तुकार कौन थे, उस्ताद ईसा का, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये 3 क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं कंपटीशन की दृष्टि से कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया, किसकी याद में करवाया, अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया, और इसके वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार। अब अपन बात करते हैं इतिहास के जनक की, जो आपके सामने कंपटीशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब यहीं से आपका कंपटीशन शुरू होता है कि इतिहास का जनक। तो देखो विद्यार्थियों, इतिहास का जनक यानी विश्व इतिहास का जनक, तो विश्व इतिहास का जनक है हेरोडोटस। चलो अब अपने सामने क्वेश्चन हो गया कि विश्व इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस है। अब हेरोडोटस कहां का रहने वाला था, तो ये यूनान का रहने वाला था, यानी यूनान का ये निवासी था। तो कुल मिला के दूसरा क्वेश्चन यहीं से अपने सामने आ गया कि सबसे पहले लेखन कला की शुरुआत कहां से हुई, तो लेखन कला की शुरुआत विश्व के अंदर कहां से मानी जाती है, यूनान से। लेखन कला की शुरुआत कहां से मानी गई, यूनान से। अब अभी एक क्वेश्चन था नॉर्मल टाइप में पूछा गया कभी रेलवे में कि यूनान का वर्तमान नाम क्या है, तो यूनान का वर्तमान नाम है विद्यार्थियों ग्रीस, यानी यूनान का वर्तमान नाम है ग्रीस, और ग्रीस का प्राचीन नाम क्या था, यूनान। तो हेरोडोटस कहां का रहने वाला, यूनान का। तो अपन कह सकते हैं लेखन कला की शुरुआत कहां से हुई, यूनान से हुई। अब हेरोडोटस ने एक हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। अब सबसे महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में, यानी किस प्राचीन ग्रंथ में या प्राचीन समय में भारत व फारस के मध्य जो व्यापार होता था उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो हिस्टोरिका में। तो हिस्टोरिका में किस चीज का वर्णन मिलता है अपने को, वर्णन मिलता है अपने को भारत व फारस के मध्य होने वाले व्यापार का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है अपने को, हिस्टोरिका में। हिस्टोरिका में अपने को भारत व फारस के मध्य होने वाले व्यापार का उल्लेख मिलता है। और यदि अपन इतिहास सब्जेक्ट से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इतिहास के लिए सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग भी किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था। इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया, हेरोडोटस ने किया। तो ये विश्व इतिहास की जानकारी हो गई कि विश्व इतिहास का जनक है हेरोडोटस, जो यूनान का रहने वाला था। तो विद्वानों के अनुसार लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले कहां से मानी जाती है, यूनान से, और यूनान का वर्तमान नाम क्या है, ग्रीस है। और हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की, हेरोडोटस ने, जिसके अंदर भारत व फारस के मध्य होने वाले व्यापार का उल्लेख मिलता है। और सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का, इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग भी किसने किया था, हेरोडोटस ने। चलो अब अपन आगे चलते हैं भारत के इतिहास में। अब अपन बात करते हैं भारत के इतिहास की। भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास का जो जनक है, भारत के इतिहास का जो जनक है वो है महर्षि वेदव्यास। भारतीय इतिहास का जनक है महर्षि वेदव्यास। अब अपने से पूछा जाए कि भारत के इतिहास का जनक कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। कभी अपन पढ़ते हैं कि इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कंपटीशन के अंदर कि भारत के इतिहास का जनक भी किसे मान लेते हैं, हेरोडोटस को मान लेते हैं, लेकिन वो विश्व इतिहास का जनक माना जाता है और भारत के इतिहास का जनक है महर्षि वेदव्यास। चलो महर्षि वेदव्यास की बात करते हैं। तो
इसका मूल नाम था, पहले इसके परिचय की बात कर लेते हैं अपन। इसका मूल नाम है कृष्णदेवरायन ऋषि। कृष्णदेवरायन ऋषि। चलो, अब वो नाम से भी कुछ अपने को लग रहा है, जैसे कृष्ण का मतलब यानी वो बचपन में यानी जन्म हुआ था वो काला था, इस कारण उसे कृष्ण बोल दिया गया। देवप्यायन का मतलब दीप पर पलने वाला, अर्थात उसका जन्म दीप पर हुआ था, इस कारण उसके नाम पर क्या जोड़ दिया गया, देवप्यायन। चलो अब इसकी बात करते हैं। कोई एक रोचक स्टोरी याद आती है भाई, काला क्यों हुआ, दीप पर क्यों पला। ठीक है, काला क्यों हुआ, दीप पर क्यों पला। अब सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। तो महाभारत की रचना किसने की, महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, तो अब अपन इसके परिचय में चलते हैं। तो इसकी जानकारी अपने को महाभारत में मिलती है। ठीक है, यानी महर्षि वेदव्यास की जो जन्म कथा की जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है, महाभारत में मिलती है। तो सबसे पहले इस महाभारत की चर्चा अपन बाद में करते हैं और सबसे पहले इसके परिचय की बात करते हैं। तो महाभारत के अनुसार, महाभारत के आदि पर्व के अनुसार, महाभारत का आदि पर्व, ठीक है, आदि पर्व है जो है हरतम पर्व। आदि पर्व कौन सा है, क्योंकि महाभारत में कुल कितने पर्व है, 18 पर्व है और 1 लाख श्लोक है। तो महाभारत में 18 पर्व और 1 लाख श्लोक है, जो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आदि पर्व यानी प्रथम पर्व महाभारत का, जिसके अंदर महर्षि वेदव्यास की जन्म कथा की जानकारी मिलती है, अर्थात महर्षि वेदव्यास का जन्म किस परिस्थितियों में किस तरीके से हुआ उसकी जानकारी अपने को बताई गई है कि इसके माता पिता कौन थे। तो सबसे पहले एक ऋषि का नाम आता है, उसका नाम था महर्षि पाराशर। महर्षि पाराशर, जो महाभारत के अनुसार इसका पिता बताया जाता है, महर्षि पाराशर। अब तो अपन इसका पिता मान लेते हैं महर्षि पाराशर। अब बात रह गई माता की। जब महर्षि पाराशर यमुना नदी की यात्रा करने निकले थे, तो जिस नाव में महर्षि पाराशर का बैठना हुआ, ठीक है, जिस नाव में महर्षि पाराशर का बैठना हुआ, उस नाव को एक सुंदर कन्या चला रही थी। ठीक है, यानी एक मछुआरे की बेटी, धीवर पुत्री, ठीक है, एक मछुआरे की पुत्री कन्या, मतलब एक मछुआरे की पुत्री चला रही थी जो काफी सुंदर थी, और महर्षि पाराशर उसकी सुंदरता पे मोहित हो गए। महर्षि पाराशर उसकी सुंदरता पे मोहित हो गए। अब जो कन्या चला रही थी, उस कन्या का नाम था, यानी कुल मिला के उसका नाम था, यहाँ पे उसकी माता मान लेते हैं, आगे चल के वो माता बनती है इसकी महर्षि वेदव्यास की। तो उसका नाम था सत्यवती। ठीक है, उसका नाम क्या था, सत्यवती था। और इसके बाद सत्यवती उसकी मां का नाम था, और सत्यवती का पिता था दासराज। आपसे पूछा जाएगा सत्यवती किसकी पुत्री थी, दासराज। और दासराज कौन था, मछुआरों का राजा। दासराज कौन था, मछुआरों का राजा था, जिसकी ये पुत्री थी, यानी सत्यवती का पिता कौन है, दासराज। चलो, अब महर्षि पाराशर जब उसकी सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं, तो अपनी इच्छा सत्यवती के समक्ष रखते हैं। सत्यवती ने इस इच्छा से इनकार कर दिया और कारण बताया कि चारों तरफ भी दिन का समय था। ठीक है, काफी ऋषि मुनि यमुना के घाट के ऊपर स्नान आदि कर रहे थे। तो सत्यवती ने, जो भी महर्षि पाराशर ने, जैसे अपना आधुनिक तरीके से बोलते हैं किसी को प्रपोज करना, ठीक है, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है भाई प्रपोज एक्सेप्ट ही किया जाए, कभी कभी अनएक्सेप्ट भी हो जाता है। तो जैसे ही महर्षि पाराशर ने यदि अपना आज के तरीके से बोले, यानी उसे प्रस्ताव रखा, क्या प्रस्ताव रखता है, जो भी उसका प्रस्ताव था, लेकिन उसने उसको मतलब हटा दिया, मतलब मान स्वीकार नहीं किया। तो फिर महर्षि पाराशर ने उसके मतलब सत्यवती ने उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। तो महर्षि पाराशर ने अपनी तपस्या और पराक्रम से चारों तरफ अंधकार कर दिया। ठीक है, अपनी तपस्या और पराक्रम से चारों तरफ अंधकार कर दिया। अब उस अंधकार में महर्षि पाराशर और सत्यवती के मध्य संबंध हुए। ठीक है, उस अंधकार में महर्षि पाराशर और सत्यवती के मध्य संबंध हुए। फिर महर्षि पाराशर चले जाते हैं। अब जैसे ही महर्षि पाराशर सत्यवती के समीप आता है, जैसे ही महर्षि पाराशर सत्यवती के समीप आता है, तो उसके शरीर से एक दुर्गंध निकलती है, मछली किसी दुर्गंध उसके शरीर से आती है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो मछुआरे की बेटी थी, मछली का व्यापार करती थी, तो उसके शरीर से दुर्गंध भी कैसी आ रही है, मछली की सी दुर्गंध आ रही है। तो लोग उसे सत्यवती को क्या बोलते हैं, मत्स्य गंधा बोल के पुकारते थे उस समय, मत्स्य गंधा। सत्यवती के शरीर से मछली की सी दुर्गंध आ रही थी, इस कारण उसे मत्स्य गंधा कहते थे लोग। अब महर्षि पाराशर ने उससे जब संपर्क किया, ठीक है, संबंध बनाए,
तो उसके शरीर से जैसे दुर्गंध आती है तो उसे आशीर्वाद देता है कि जब भी तेरे एक पुत्र होगा और उस पुत्र पर जब उस पुत्र का जन्म होगा, ठीक है, उन दोनों के संयोग से, महर्षि पाराशर और सत्यवती के संयोग से या जो पुत्र जन्म होगा, तो उस पुत्र के जन्म के बाद तेरे शरीर में दुर्गंध के स्थान पे क्या आएगी? सुगंध आएगी। दुर्गंध के स्थान पे क्या आएगी? सुगंध आएगी। और वो सुगंध कहां तक जाएगी? 1 योजन तक जाएगी। 1 योजन तक वो सुगंध जाएगी। 1 योजन में लगभग 12 मील होती है, ठीक है। 1 योजन तक वो सुगंध जाएगी। और जिसका मतलब कितना हो गया? लगभग 12-13 किलोमीटर, 24-25 किलोमीटर के समथिंग मान लो, ठीक है। तो 1 योजन तक। अब जैसे ही उसका जन्म हुआ, किसका? महर्षि वेद व्यास का, तो उसके शरीर से सुगंध आना शुरू हुई। तो सत्यवती का दूसरा नाम हो गया विद्यार्थी योजन गंधा, ठीक है। सत्यवती का दूसरा नाम क्या हो गया? योजन गंधा। चलो अब अपन बात करते हैं, अब जो दिन के समय में, यहां से समझ रहे अपन, दिन के समय में अंधकार किया गया, महर्षि पाराशर की तपस्या और पराक्रम से जो अंधकार किया गया, उस अंधकार की वजह से जो बच्चा हुआ वो क्या हुआ? काला हुआ। इस कारण उसका नाम कृष्ण रख दिया गया। और दीप पर उसने जन्म दिया और दीप पे वो पला और बड़ा हुआ, इस कारण उसका नाम क्या रख दिया गया? देवप्राण रख दिया गया। ये जो जानकारी अपन ने बताई, जो किसमें अंदर मिलती है? महाभारत के प्रथम पर्व आदि पर्व में। तो एक बार अपन दोबारा से देख लेते हैं इसे, कि भारतीय इतिहास का जनक है महर्षि वेद व्यास, जिसका मूल नाम था कृष्ण देवप्राण ऋषि। महर्षि वेद व्यास की जन्म कथा किस ग्रंथ में मिलती है? तो महाभारत में मिलती है। महाभारत के किस पर्व में मिलती है? आदि पर्व में मिलती है। आदि पर्व कौन सी संख्या का पर्व है? किस संख्या पे आता है? यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 18 से लेके तो वो आता है किसमें? प्रथम पर्व में। उसके अनुसार उसका पिता कौन है? महर्षि पाराशर। माता कौन है? सत्यवती। सत्यवती का पिता कौन है? दासराज। और सत्यवती के 2 अन्य नाम कौन से हैं? मत्स्य गंधा और योजन गंधा। अर्थात आपसे पूछा जाए कि मत्स्य गंधा किसको कहा गया, तो सत्यवती को, और योजन गंधा के नाम से किसे जाना गया? तो सत्यवती को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी? महाभारत की। चलो अब अपन आगे बात करते हैं महाभारत की, ठीक है। महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत के रचयिता, यानी महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने, जो भारत के इतिहास का जनक माना गया अभी, ठीक है। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास। अब सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं तो महाभारत में विद्यार्थियों, एक तो ये हो गया विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हो गया, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके अंदर 18 पर्व है और 1 लाख श्लोक है। 1 लाख श्लोक है इसके अंदर। महाभारत के अंदर 18 पर्व और 1 लाख श्लोक है। अब अपन बात करते हैं इसके प्राचीन नाम की। महाभारत के प्राचीन नाम की बात करते हैं तो महाभारत का जो पहले नाम रखा गया था, ये प्राचीन नाम, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता, ठीक है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। तो जय का मतलब होता है विजय और संहिता का मतलब होता है श्लोकों का संग्रह, यानी उस समय इसके अंदर एक युद्धों के अंदर जो विजय प्राप्त की उसका उल्लेख है, इस कारण इसका नाम जय संहिता रखा गया। अब इसका फारसी भाषा में अनुवाद जो RS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था प्री एग्जाम में कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से हुआ है, तो फारसी भाषा में अनुवाद महाभारत का रज्यमनामा के नाम से किया गया है। रज्यमनामा के नाम से महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्यमनामा के नाम से हुआ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। और किसने किया था? बंदा यूनी ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद बंदा यूनी ने रज्यमनामा के नाम से किया था, जिसका अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। यहां तक अपन ने क्या देखे हैं कि महाभारत के रचयिता है वेद व्यास, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत के अंदर 18 पर्व और 1 लाख श्लोक है, ठीक है।
और इसका प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। और फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ है वो रज्जमनामा के नाम से हुआ है। और रामायण का है जय की जगह पे मैं और मैं की जगह पे जय, ब्रह्मजनामा के नाम से रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है। और इसके बाद रज्जमनामा का हिंदी में अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक, और महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया वो था बंदायूरी। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके अंदर महाभारत के चरणों की बात करते हैं, किस तरीके से अपन ने प्राचीन नाम जय संहिता पढ़ा, फिर आगे चल के इसका नाम क्या होता है, महाभारत। महाभारत की जो रचना होती है वो 3 चरणों में पूरी होती है, ध्यान रखना है। 3 चरण है इसके रचना की, 3 चरण में महाभारत की रचना पूरी होती है। प्रथम चरण, प्रथम जो चरण है उसके अंदर इसका नाम तो था जय संहिता विद्यार्थियों, नाम तो है इसका जय संहिता, ठीक है। यहाँ पे अपन नाम लिख लेते हैं एक डायग्राम तरीके से, यहाँ पे अपन चरण लिख लेते हैं। तो इसके प्रथम चरण में इसका नाम जय संहिता रखा गया, और इसमें जो श्लोकों की संख्या थी वो थी विद्यार्थियों 8800, ठीक है। अब इसके महाभारत के जो चरण थे उन चरणों के तीनों के रचयिता भी अलग अलग थे, ठीक है। तो इसके जो पहला चरण था उसका रचयिता वेदव्यास, ठीक है। कुल मिला के जो महाभारत लिखी, यानी वेदव्यास ने जो महाभारत लिखी तो वो जय संहिता ही लिखी थी, यानी 8800 श्लोक लिखे थे। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे चरण की बात करते हैं। तो दूसरे चरण में इसका नाम पड़ जाता है भारत, और इसमें श्लोकों की संख्या हो जाती है 24,000। और इसके बाद जो इसके रचयिता थे वो थे वेशम्पायन। वेशम्पायन ने द्वितीय चरण की रचना की है। तीसरे चरण की बात करते हैं, तो तीसरे चरण में इसका नाम भारत से महाभारत बढ़ जाता है, और श्लोक हो जाते हैं विद्यार्थियों 1,00,000, और इसके रचयिता कौन है, सोनक। तो कुल मिला के ट्यूशन, यदि आप मेन एग्जाम हिस्ट्री की काफी बड़ी एग्जाम में बैठते हो, ठीक है, लेक्चर्स वगैरह आरएस वगैरह, यदि आपसे पूछे महाभारत के मूल ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। और महाभारत का जो वर्तमान स्वरूप है जिसके अंदर श्लोकों की संख्या 1,00,000 बढ़ी, 1,00,000 हुई, तो उसके रचयिता किसे माना जाता है, सोनक को माना जाता है। तीनों ऋषियों ने तीनों चरणों की रचना की है। अब अपन इसके 1,00,000 श्लोक हुए, उन 1,00,000 श्लोकों के संग्रह के कारण इसका एक अन्य नाम भी है जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सत्य सहस्त्र संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है, तो महाभारत, ठीक है। महाभारत को क्या मानते हैं, सत्य सहस्त्र संहिता, जिसका मतलब होता है 1,00,000 श्लोकों का संग्रह। अब अपन इसकी रचना काल की बात कर रहे हैं। तो रचना काल आपको मैं बता देता हूं, वैसे कभी एग्जाम में पूछ भी दिया आपको रचना काल यानी कब रची गई। तो ये डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार, डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार 200 ईसा पूर्व में महाभारत की रचना मानी जाती है। 200 ईसा पूर्व में महाभारत रची गई थी। और मैकडोनेलेड के अनुसार इसकी रचना हुई थी 500 ईसा पूर्व। यदि कभी आपसे पूछे तो 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व में इसकी रचना मानी गई है। यहां तक देखो अपन ने क्या पढ़ा है कि महाभारत की जो रचना हुई थी वो डायरेक्ट महाभारत नहीं बनी, अपने सामने 3 चरणों में, तीसरे चरण में जाकर महाभारत की रचना हुई है। तो पहले चरण में नाम है, प्रथम चरण में नाम रखा गया है जय संहिता, जिसके अंदर श्लोक थे 8,800, और रचयिता कौन थे, वेदव्यास। दूसरे चरण में इसका नाम है भारत, और श्लोक हो गए 24,000, 8,800 से 24,000 श्लोक हो गए, यानी कुल मिला के वेदव्यास ने 8,800 श्लोक लिख दिए। और आगे जो 8,801 से लेकर 24,000 किसने लिख दिए, वेशम्पायन ने। तो दूसरे चरण में वेशम्पायन ने 24,000 श्लोकों तक इसे पहुंचा दिया। तीसरे चरण में भारत से ये महाभारत बना, तो 24,000 से इसके अंदर श्लोक कितने हो गए, 1,00,000 हो गए, और जिसके रचयिता कौन थे, सोनक थे। अब 1,00,000 श्लोकों के संग्रह के कारण इसका दूसरा नाम बताया जाता है, क्या अन्य नाम अपन जानते हैं, सत्य सहस्त्र संहिता, जिसका मतलब होता है सत्य सहस्त्र यानी 1,00,000, और संहिता जिसका मतलब होता है श्लोकों का संग्रह। अब इसकी रचना काल की बात करते हैं, तो डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार इसका रचना काल है 200 ईसा पूर्व, और मैकडोनेलेड के अनुसार इसका रचना काल कितना बताया जाता है, 500 ईसा पूर्व। अब गीता की बात करते हैं, तो गीता अपने सामने एक महाभारत का ही भाग है। गीता अपने सामने किसका भाग है, महाभारत का भाग है। गीता, ठीक है। अब गीता के रचयिता, महाभारत के रचयिता वेदव्यास, तो गीता के रचयिता भी कौन है, वेदव्यास है।
गीता की रचयिता भी किसे मानते हैं अपन? वेद व्यास को मानते हैं। अब गीता किस ग्रंथ का भाग है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं है, इसी ग्रंथ का भाग है। किसका है? महाभारत का भाग है। गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का भाग है। अब महाभारत के कौन से भाग को गीता कहा गया? तो महाभारत का 6वां पर्व, महाभारत का 6वां पर्व, और 6वें पर्व का नाम है भीष्म पर्व। 6वें पर्व का नाम है क्या? भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व के 23 से 40 अध्याय, यानी 23 से लेके 40 अध्याय को ही गीता कहा गया है। ठीक है, यानी सबसे पहले गीता के रचयिता वेद व्यास हो गए। और गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। महाभारत का कौन सा पर्व है? 6वां पर्व। 6वें पर्व का नाम क्या है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के कौन से पार्ट से लेके, किस पार्ट से लेके कहां तक गीता कहा गया है? यानी 23वें पार्ट से लेके और 40वें पार्ट तक, यानी 23वें अध्याय से लेके 40वें अध्याय तक को क्या कहा जाता है? गीता। तो कुल मिला के कितने अध्याय हो गए? गीता में 18 अध्याय। गीता के अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक है। आपसे पूछा जाए गीता में श्लोक कितने हैं, तो गीता में श्लोक है 700 और अध्याय कितने? 18 अध्याय। ये आपके सामने था भारत के इतिहास का परिचय। ठीक है, भारतीय इतिहास के जनक का परिचय था। अब वैसे अपन इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास किस तरीके से पढ़ा जाता है वो अपन बता रहे हैं आपको, और उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल देखो अपने सामने बात है कि भारत के इतिहास को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो इतिहास के स्रोत है पढ़ने के, फिर इसके बाद अपन इसके काल की भी बात करेंगे। तो इतिहास के स्रोत है पढ़ने के, वो 2 प्रकार के स्रोत है, एक है पुरातात्विक और एक है साहित्य। ठीक है, यानी पुरातात्विक के अंदर अपन सिक्के, अभिलेख, मुहर, ऐतिहासिक स्मारक आदि रखते हैं, और साहित्यिक के अंदर जो रखते हैं वो अपन रामायण है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, ठीक है, अर्थशास्त्र है, ये रखते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर मैं आपको बता दूं कि साहित्यिक की अपेक्षा पुरातात्विक सटीक एवं प्रमाणिक ज्यादा माने जाते हैं, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों के अंदर दिन प्रतिदिन अनुसंधान होता रहता है और इतिहासकार उनके अंदर रिसर्च करके उनकी बातों को कभी मतलब असत्य भी स्पष्ट कर देते हैं, असत्य दोहरा देते हैं। लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ठीक है, जैसे सिक्के हैं, अभिलेख है, ये उस समय की जानकारी देके चलते हैं जिस समय के ये थे, यानी वाकई में उसी समय थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई सिक्का चलाया तो उसी समय की जानकारी देके चलेगा, रामगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। तो अपन अब इसकी बात आगे करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, अभी ये अपना जो ये अपना था, जो ये वीडियो था अभी जैसे हमारे चला रहे स्टार क्लासेज, जिसके निदेशक आशुतोष नारनोलिया जी, अभी इनके आग्रह पे अपन ने जो इतिहास का चैप्टर लिया विद्यार्थियों, और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो अपने पूरे विश्व के सामने जो समस्या आ रही है, ठीक है, जो महामारी पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है और जिसका असर भारत में भी काफी स्तर तक पहुंच चुका है, और भारत के अपने देश के अंदर 33 करोड़ विद्यार्थियों की संख्या है जो उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को देखा है, ठीक है, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये बात की बात है, लेकिन एक बार देखकर यदि आपको ऐसा लगता है कि देखने वालों की संख्या यदि अपने ज्यादा बढ़ती है तो हम उस हिसाब से आपके सामने पूरी हिस्ट्री, क्योंकि जैसे भी हम जिस काबिल है उस काबिल के अकॉर्डिंग आपको कम से कम इस लॉकडाउन के अवसर पे अभी स्कूल है, कॉलेज है, जो 15 अगस्त तक ही खुलने के चांस बहुत कम है कि 15 अगस्त तक, 15 जुलाई के बाद डिसीजन होगा, उसके बाद वो खोली जाएगी। रही बात कंपटीशन कोचिंग क्लासेज की, तो कंपटीशन कोचिंग क्लासेज का अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है कि पहले एग्जाम होगी, उसके बाद स्कूल कॉलेज खुलेंगे और उसके बाद ही अपने सामने कंपटीशन क्लासेज शुरू की जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम, ज्यादा भी हम आपको कुछ नहीं दे सकते, तो इस लॉकडाउन के अवसर पे विद्यादान कम से कम दे सकते हैं, जो आप कम से कम निःशुल्क अपना हमारी वीडियो, हमारे चैनल्स को आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अब काफी समय हो गया है कि 3-4 महीनों से अपने सामने समस्या चल रही है, कोचिंगें बंद हो रही है, और अभी आने वाली जो एग्जाम है, रीट की है, राजस्थान पुलिस की है, तो आप इस भ्रम में मत रहना कि एग्जाम काफी लंबे समय के बाद होगी, क्योंकि एग्जाम एक दिन होती है और एग्जाम एक दिन के अंदर अपने निजी सेंटर बनाए जाते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सेंटर अवेलेबल करा के आपको एग्जाम करवाई जाएगी। और जहां तक अनुभव है, वहां तक राजस्थान पुलिस है, रीट है, ये दोनों एग्जाम लगभग मान के चलो कि दिसंबर लास्ट तक लग ही जाएगी। ठीक है, जैसे आज ही अपने सामने रीट का फैसला आने वाला है। ठीक है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की आज बैठक है जिसके अंदर आज रीट पे चर्चा होगी।
अब दूसरी बात मैं आपको एक मोटिवेशनल बात बताता हूं कि जिंदगी में पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है। कि कभी लोग सोचते हैं कि पढ़ाई करने से ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, कोई डिप्रेशन में आके नौकरी नहीं लगता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई और कुछ कर लेता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज इस चीज की कि व्यक्ति को सफल होने के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और किस स्तर तक कहां तक करनी चाहिए। ये नहीं होता कि हर स्टूडेंट 18 घंटे पढ़ाई करता है तो ही वो सर्विस लगता है, लेकिन सबसे पहले उसके अंदर अपने सामने होनी चाहिए ईमानदारी। क्योंकि जिसके पास सुविधा है, ठीक है, और जो अभी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कोई बुक्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत और लगन के साथ स्टडी कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अभी बात करते हैं, कभी कभी होता है कि अपन ने खूब कंपटीशन दे लिया फिर भी अपना मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उसके लिए कभी भी उदास मत होना जिंदगी में, ठीक है। जिंदगी में ये सोच लेगी, क्योंकि अपने सामने जब तक ऑप्शन है, सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ में कि जब तक अपने सामने ऑप्शन है कि अपन यहां तक एग्जाम दे सकते हैं तो वहां तक दीजिए। क्योंकि ईश्वर का फैसला भले ही देर से आता हो लेकिन वो अपने पक्ष में ही आएगा, ये श्योर है। क्योंकि बड़े बूढ़े अपने वो कहते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इस कारण कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि जिंदगी में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। क्योंकि इम्पॉसिबल तो स्वयं कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि असंभव कुछ भी नहीं है। यानी इफ थिंक यू कैन डू देन कैन डू, इफ थिंक यू कैन नॉट डू देन कैन नॉट डू। यदि किसी कार्य के बारे में अपन सोच सकते हैं कि अपने को करना है तो अपन उसे कर सकते हैं, और अपन सोच भी नहीं सकते कि इसको अपन नहीं कर सकते। यदि अपन ने सोच लिया कि ये अपने से नहीं होगा तो बिल्कुल अपन उसे नहीं कर सकते। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि सब जो इंसान, ठीक है, जैसे मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, यदि